को लेकर पहले भी अगर हम देखें तो लगातार ये चर्चा थी कि वो तेजस्वी के संपर्क में हैं और आपने देखा भी होगा कि जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि कहीं उनकी वजह से पार्टी अलग थलग ना हो जाए, उनको तुरंत पद से हटाते, अपने आप पद हासिल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ललन सिंह की राहें पहले भी अलग थलग सरकार के। ऐसे में अब जेडीयू का पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिल को जो है जेपीसी के पास भेजा जा रहा है और एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा। तो ऐसे में जेडीयू की स्थिति बहुत नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग, तो कभी सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर आया फैसला कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोटे में कोटे का प्रावधान होगा। तो वहीं तीसरी तरफ अब वक्फ बोर्ड का मामला बिहार में जनता दल यूनाइटेड को दो फाड़ में करता हुआ नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जहां पूरी कोशिश की जा रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरफ तो नीतीश कुमार हो और वहीं नीतीश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी उनकी सभी मांगों को मानती हुई नजर आए, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड में कई वो बड़े बयान जो आपस में ताल खाते हुए नजर नहीं आते हैं, तालमेल नजर नहीं आता है बयानों का। और इसी बयानों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी, क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। दरअसल बयानों का जिक्र हम वक्फ संशोधन बिल को लेकर कर रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुंगेर से सांसद ललन सिंह इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, जहां दावा करते हैं कि मुसलमानों के अधिकारों से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के MLC हैं गुलाम जोशी, वो दावा करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ये प्रावधान कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता हुआ मुसलमानों को नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान सामने ना आना, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी की तरफ से दो दिग्गज चेहरों के अलग अलग बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि क्या अब ललन सिंह पर ये बयान भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर नजर आते हैं, कई और अहम मुद्दे भी यहाँ पर बिहार में उठते हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ये बयान अब क्या भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। सर, ललन सिंह जहां वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं जेडीयू पार्टी के MLC इसका विरोध दर्ज करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि जो मुद्दे बिहार में लगातार उठ रहे हैं या देश भर में उठते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं दो फाड़ की स्थिति पैदा कर रहे हैं बिहार में। एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की बात करें, आरक्षण के मुद्दे पर अलग अलग बयान देते हैं, तो अब वक्फ संशोधन बिल के मामले पर भी अलग अलग बयान। क्या लगता है एनडीए पूरी तरह से बिहार में फंस चुका है? देखिए, एनडीए की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जरूर अपने लिए जो स्थिति है वो नकारात्मक बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता के लिहाज से अगर देखा जाए, एक माहौल बेहतर करने के लिहाज से देखा जाए, तो चिराग पासवान ने इस पूरे के पूरे मसले पर पहले तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके बाद जब ये पूरा मसला खत्म हो जाता है और पूरे का पूरा विधेयक एक बार फिर रिव्यू के लिए चला जाता है, उस पर दोबारा कह सकते हैं जेपीसी बैठेगी, दोबारा उसके ऊपर मंथन होगा, उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि भाई ठीक है, बिल अगर आ रहा है तो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह पहले ही जेडीयू ने इसका विरोध करके कहीं ना कहीं ये बता दिया कि वो इस बिल के पूरी तरह से जो समर्थन में है और पूरी तरह से इनके साथ खड़े हुए हैं सरकार के, ऐसे में अब जेडीयू का पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिल को जो है जेपीसी के पास भेजा जा रहा है और एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा। तो ऐसे में जेडीयू की स्थिति बहुत बेहतर नजर नहीं आती पूरे मामले पे। इसके अलावा आप देखिए कि जब आरक्षण की बात होती है, उस समय भी जेडीयू के जो सुर हैं वो बिल्कुल अलग थलग नजर आते हैं, और चिराग पासवान एक कह सकते हैं जोरदार आवाज के साथ में नजर आते हैं कि भाई क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है वो इससे मैच ही नहीं करता, क्योंकि आरक्षण जो है वो जो समाज में असमानता है उसको देखते हुए दिया गया, इसमें आर्थिकता का तो कोई पैमाना है ही नहीं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के जो फैसले हैं वो लगातार ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो उनके लिए कहीं ना कहीं बिहार के अंदर और खासकर जो मुस्लिम वर्ग है, क्योंकि अब तक मुस्लिमों को काफ़ी हितैषी नीतीश कुमार माने जाते रहे हैं, तो यहाँ पर उनको इसका कह सकते हैं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ में जो दलित वोट बैंक है उनके खिलाफ जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की है कि नहीं ये अच्छा बिल है, अच्छा
फैसला है, इस पर होना चाहिए। इसके बाद जब पीएम मोदी से मुलाकात होती है, सरकार भी कहती है कि नहीं, हम इसके खिलाफ अध्यादेश लेकर आएंगे, ये नामंजूर करते हैं। हम तो समझ सकते हैं कि जेडीयू की जो स्थिति है वो इसमें कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रही। इसीलिए चिराग पासवान अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए बहुत सोच समझ कर, कह सकते हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका फायदा भी आने वाले चुनाव में उनको मिलेगा। सर, ललन सिंह के बारे में जिक्र करेंगे। ललन सिंह जहां केंद्रीय मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन जब मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा था तो वहीं नीतीश कुमार थे जो दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर नाखुश थे मंत्रालय बंटवारों को लेकर, तो वहीं ललन सिंह खुशी जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि मैं खुश हूं, मुझे जो विभाग मिला है, मुझे जो जगह यहां पर दी गई है। तो क्या नीतीश कुमार से अलग राहें ललन सिंह की नजर आती हैं, जो बयान अब यहां पर जारी वक्फ बोर्ड मामले पर कर रहे हैं वो? देखिए, जाहिर बात है, ललन सिंह को लेकर पहले भी अगर हम देखें तो लगातार ये चर्चा थी कि वो तेजस्वी के संपर्क में है। और आपने देखा भी होगा कि जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि कहीं उनकी वजह से पार्टी अलग थलग ना हो जाए, उनको तुरंत पद से हटाते, अपने आप पद हासिल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ललन सिंह की राहें पहले भी अलग थलग दिखाई पड़ती थी। अब ऐसे में अगर उनकी जो बयानबाजियां हैं, जिस तरह से वो बात को सामने रख रहे हैं, वो भी एक अलग तरह की बात कहती हुई नजर आते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर भी कुछ और स्थिति बनती हुई नजर आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर नीतीश कुमार जो फिर एक बार सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नीतीश कुमार का सीएम चेहरे के रूप में एक बार फिर से उतरना भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन रही है। लेकिन वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी ने अभी से ही फैसला कर लिया है कि विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ती हुई महागठबंधन नजर आएंगी। यानी कि तेजस्वी यादव होंगे बिहार का सीएम चेहरा। जहां तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि 15 अगस्त के बाद एक यात्रा बिहार में निकाली जाएगी। जैसी यात्रा लोकसभा चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव ने निकाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ रूठे हुए को मनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। जहां सिवान से निर्दलीय मैदान में उतरती हुई नजर आई थी हिना साहब, वही हिना साहब से मुलाकात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव करते हुए नजर आते हैं। अब इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि हिना साहब आरजेडी में एक बार फिर से आ सकती हैं और आरजेडी के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है, हिना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या अब हिना साहब के जरिए मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश अब आरजेडी विधानसभा चुनाव से पहले शुरू कर चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अचानक से हिना साहब की लालू आवास पर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, लेकिन देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिना साहब अचानक मुलाकात करने पहुँच जाती हैं, तो बेशक यहाँ पर लालू प्रसाद यादव उनको विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी यहाँ पर मौका दे सकते हैं या कोई बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। तो अब ऐसे में अब कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी जो पार्टियाँ हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियों के लिए यहाँ पर मुश्किल थोड़ी सी खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि देखा गया है जब लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों का खेल बिगाड़ा है। बेशक सत्ता में नहीं आए हों, लेकिन देखा गया जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर केंद्र सरकार जब बनी थी तो उस दौरान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो ऐसे में बड़ी जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर सीटें निकालने में कामयाब रहे। ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के अंदर माहौल है, तो बेशक यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, अगर नीतीश कुमार साथ नहीं जाते हैं लालू के, तो बेशक लालू प्रसाद यादव अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव की जो भूमिका हमने लोकसभा चुनाव में देखी, शायद वही भूमिका दोबारा वो निभाते हुए नजर आए। और साथ ही तेज प्रताप यादव भी हो सकता है मैदान में उतर जाए चुनाव प्रचार के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो बेशक यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जिस तरह से एनडीए गठबंधन के तहत मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो हो सकता है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना यहाँ पर कहीं ना कहीं सपना जो है वो विफल होता हुआ नजर आए। देखिए, बिल्कुल ये दावा किया जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार एक बड़ा सपना देख रहे हैं कि एक बार फिर से सीएम चेहरे के रूप में उतारे जाएंगे। 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, 10वीं बार भी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उससे पहले सीएम चेहरे के रूप में उतरेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव की मुलाकात
हिना शाहब से होती है, लेकिन वहीं चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अब नीलम देवी को भी साधने की कोशिश आरजेडी करेंगी। वही नीलम देवी जो मोकामा से आरजेडी की विधायिका हैं, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट बिहार में हुआ था उस दौरान नीलम देवी ने पाला पलट लिया था और नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया था। नीलम देवी के साथ 2 और विधायक भी शामिल थे, लेकिन अब चर्चाएं तेज हैं कि हिना शाहब के बाद अब नीलम देवी वो चेहरा हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी में जा सकती हैं। वहीं एक और बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि जीतन राम मांझी और पशुपति पारस की वो मांगे जो सीटों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। राहुल, नीलम देवी की बात करें, आरजेडी छोड़ चुकी हैं, लेकिन अपनी विधानसभा सीट से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि हिना शाहब को मना लिया जाएगा, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से नीलम देवी को भी साधने की कोशिश है। और वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से रार देखने को मिल रही है। क्या ये भारी बिहार में अब एनडीए पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिहार में इन दिनों बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात अगर नीलम शाह का अगर आप जिक्र कर रहे हैं और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो विपक्ष में जो अभी जो तमाम चेहरे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर बिहार में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देखिए ऑल ओवर एक बड़ा और सबसे अहम मुद्दा जो है वो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो तो उठा ही रही हैं, लेकिन जो अन्य विपक्षी पार्टियां जिनमें तेजस्वी यादव हैं या फिर अगर बात कर ले तो जिस तरीके से अभी देखने को मिला था कि जीतन राम मांझी जिनका समर्थन बीजेपी की तरफ से आया था, तो यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है जिस तरीके से घूम रही है इधर उधर, तो उसका दिल्ली पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चुनाव जो है कई जगह उपचुनाव भी होने वाले हैं ना, कई जगह विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो चुनाव है, जो पहले जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है या विपक्षी पार्टियों की रही है, वो अब के चुनाव में उसका कितना जो ग्राफ है वो बढ़ेगा या ग्राफ किस पार्टी का कितना नीचे आएगा। लेकिन जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या ये पार्टियां अगर एक साथ आके मिल जाती हैं तो क्या अगर हम बात करें तो ये आने वाले वक्त में एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। जैसे इंडी गठबंधन का हम जिक्र कर लेते हैं, तो ये इंडी गठबंधन वो गठबंधन जिसका हम देख रहे थे कि काफ़ी विरोध किया गया था, लेकिन यही इंडी गठबंधन जिस तरीके से एक बड़ी सफलता हासिल किया और कई जगहों के जो चुनाव है वो जीत हासिल करते नजर आए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जहाँ जो सरकार है वो जाति धर्म या धर्म जाति को लेकर बात कर रही है और हम देख भी रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रही हैं। तो क्या इसका जो प्रभाव है वो जनता पर पड़ेगा? और अगर जनता पर पड़ेगा, देखिए 2 वोट बैंक ऐसे हैं, वक्त की कमी हमारे पास है, एक आखिरी बात मैं बोलूँगा कि 2 वोट बैंक हमारे पास है, एक मुसलमान वोट बैंक, एक दलित वोट बैंक। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे मुस्लिम समुदाय नाराज है। आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, उससे दलित समाज के लोग खराब है। तो जो ये 2 वोट बैंक है, क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के हाथ से छटक जाएगा? तो बीजेपी के हाथ से छटकने के बाद अगर विपक्ष के साथ जुड़ जाता है तो क्या विपक्ष का जो जनाधार है वो मजबूत होगा? तो ये तमाम चीजें हैं जो अपने आप में देखने वाली हैं। जी बिल्कुल, छोटे छोटे दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में मजबूत करते हैं, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में यही दल अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मांग सीटों को लेकर, मांग सीएम चेहरे को लेकर, लेकिन यही मांगे जब नीतीश कुमार की होती हैं तो नीतीश कुमार की इन्हीं मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि जहां वक्फ संशोधन बिल का मामला लोकसभा के अंदर उठता है, जहां 2 बयान देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसका उल्टा ही असर जेडीयू पार्टी में देखने को मिलता है, जहां ललन सिंह से सहमत जेडीयू पार्टी के एमएलसी नजर नहीं आते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार क्या बिहार में यही मुद्दा नीतीश कुमार की पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार की पार्टी अब टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं बिहार में नीतीश कुमार का एक बार फिर से सीएम चेहरे के रूप में आगे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी या फिर नहीं? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।